वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है जलवायु। इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम जलवायु क्या होती है, उसका मतलब क्या है, और सबसे पहले मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। आपको अभी तक लगता होगा मौसम और जो जलवायु है वो सेम चीज़ है, लेकिन वो अलग अलग है। किस तरह से अलग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब मौसम और जलवायु का अंतर समझने से पहले हमें देखना होगा कि मौसम जो शब्द है वो कहाँ से आया है। ठीक है, जो मौसम शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो सबसे स्टार्टिंग में अरबी भाषा, ठीक है, अरबी भाषा के मौसम शब्द, ठीक है, अरबी भाषा का मौसम शब्द है, वहाँ से आया है मॉनसून। ठीक है, और मॉनसून का जो अर्थ होता है वो होता है मौसम। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से आप याद करेंगे कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि मौसम का अर्थ क्या है। अभी तो हमने उत्पत्ति देख ली है, शब्द कहाँ से आया, अब इसका अर्थ देखेंगे। बुकिश लैंग्वेज से जाने से पहले आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। ठीक है, मौसम शब्द क्या है, क्या इसका मतलब, आप अर्थ क्या है। ठीक है, इसकी मीनिंग देखिए आप। अभी कौन सा मौसम हमारा आने वाला है, सर्दी का। अभी हमारा कौन सा मौसम चल रहा है, हम कह सकते हैं गर्मी का मौसम चल ही रहा है अभी, लेकिन सर्दी आने ही वाली है। बस दिवाली के बाद ये समझिए आप आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मौसम जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे बदलता रहता है। किस तरह से, कभी हमारी गर्मी आती है, कभी सर्दी, कभी पतझड़ आ जाता है, कभी वर्षा ऋतु आ जाती है। इस तरह से अलग अलग मौसम आते हैं। ठीक है, तो मौसम क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, छोटी सी यूनिट है, 3-4 महीने में चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारी जलवायु होती है ये इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। मान लीजिए ये मौसम है, छोटी सी 3-4 महीने में रहता है बेचारा, लेकिन जलवायु जो है इसी का एक बड़ा चीज़ है। ठीक है, जो जलवायु है एक क्षेत्र की कुछ टाइम तक हम देखते हैं, किसी एक क्षेत्र का हम लंबे समय तक देखते रहेंगे कि वहाँ का मौसम कैसे ही रही है, कैसा वहाँ का मौसम वगैरह ज़्यादातर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, जैसे यूरोपीय देश है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ठंड रहती है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। तो वहाँ की जो जलवायु है शीत वाली जलवायु होती है। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है। ठीक है, शीत वाली, शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, और हमारी भारत की कैसी, मानसूनी, क्योंकि यहाँ पे जो है मानसून आता जाता रहता है, कभी बारिश आई कभी गई, इस तरह से। तो हमारे वहाँ पे क्या है, ना गर्मी को ज़्यादा महत्व दिया ना ठंड को, हमारे यहाँ पे मानसून की है, क्योंकि बारिश पे ही हमारा बहुत ज़्यादा पार्ट निर्भर भी करता है। आप भी ये देखते होंगे। इस तरह से आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत अब कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। जो मौसम है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये एक छोटी चीज़ है, 3-4 महीनों में जो है आती जाती रहती है। ठीक है, लेकिन जो जलवायु है एक क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं कुछ टाइम तक, कुछ टाइम मतलब 30 साल तक, कम से कम 30 साल तक हम एक क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। भाई यहाँ पे कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, तब हम उस आधार पे देखते हैं कि हाँ ये वाला मौसम सबसे ज़्यादा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ की जलवायु ऐसी है। जैसे भारत की मानसूनी है, यूरोपीय देशों की शीतोष्ण है, यानी शीत वाली है, उसी तरह से। अब इसको बुकिश लैंग्वेज में आप देखिए, एक विशेष समय में एक क्षेत्र की जलवायु की अवस्था को बताता है। मतलब एक विशेष क्षेत्र हो गया, ठीक है, उसी में हम जलवायु को बताएंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, अवस्था को बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो मौसम, जो हमारा जलवायु है, इसमें क्या है, एक क्षेत्र है हमारा, मतलब मौसम के बजाय हम थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र लेंगे और वहाँ पे लंबे समय तक हम देखते रहेंगे कि मौसम की अवस्था कैसी है और वहाँ की क्या अलग अलग चीज़ें मौसम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब ये मौसम जैसा है वहाँ का, उसके आधार पर देखेंगे हम जलवायु कैसी है वहाँ की। आई होप बच्चे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। कभी भी मौसम और जलवायु को आप एक नहीं समझेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मौसम एक शॉर्ट टर्म है, कुछ समय में चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु जो होती है एक लंबे समय तक हम देखते हैं, और जो एक लंबे समय तक मौसम रहता है हम उसी को उस क्षेत्र की जलवायु मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मौसम और जलवायु है ये इनके कुछ तत्व होते हैं, मतलब ये कुछ किस चीज़ों पे खड़े हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या क्या है। पहली चीज़ आती है हमारी तापमान। जिस क्षेत्र का जैसा तापमान होगा उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ की जलवायु या मौसम कैसा है, वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो कैसा है, आर्द्रता कैसी है, वर्षण कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, और पवन कैसी है। इन सब चीज़ों पे हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु इन्हीं चीज़ों पे एक तरह से कह सकते हैं आप निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के क्या है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। ठीक है, अब जो मौसम की ये जो मौसम हम देख रहे हैं, ठीक है,
एशिया में जो है ये हमारी मानसूनी वाली जलवायु है। भारत के साथ साथ जो हमारे अन्य देश है दक्षिण पूर्व वाले, उनकी भी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु कैसे है बच्चे? देखिए, आप जानते होंगे कि हमारे 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप से भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया में है तो एशिया के कौन से हिस्से में? दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण में तो है हमारी मानसूनी जलवायु, और जो दक्षिण पूर्व के देश है हमारे, मतलब इस साइड वाले आप देखेंगे नेपाल, भूटान, तो इनकी भी जो जलवायु है कौन सी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब जो ये जलवायु है इसके 2 मुख्य तत्व है। ठीक है, वो क्या है? तापमान एवं वर्षण, 2 मुख्य तत्व हैं जो एक स्थान के जो मौसम होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं, कि वहाँ का वर्षण से यानी वर्षा से और तापमान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं ये आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, गर्मियों में जो होता है राजस्थान में, जो आप जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा होता है टेम्परेचर। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे गर्मी पड़ जाती है। तो किसके कारण यहाँ का तापमान में मतलब ज़्यादा हुआ है? ये तापमान की वजह से, मतलब जो यहाँ का मौसम है किसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? वो तापमान की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझिए आप। और जो तापमान है यहाँ पे, तो तापमान आपने देखिए कितना है? 50 डिग्री तक आ गया। ठीक है, लेकिन वही जम्मू कश्मीर का तापमान उसी टाइम पे कितना हो जाता है? 20 डिग्री। कितना ज़्यादा फ़र्क है। कहाँ वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री ठंड, बिल्कुल ठंड चल रही है वहाँ पे, और कहाँ बिल्कुल राजस्थान में देख रहे हैं आप कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। तो ये जो होता है मौसम जो होता है उसको कौन सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? हमारा तापमान। जिस स्थान का जैसा तापमान होगा उस हिसाब से वहाँ पे ठंडी या गर्म जो हवाएं होती है चलती हैं, और उस हिसाब से वहाँ पे मौसम चलता रहता है। ठीक है, जो सर्दी होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? सर्दी के टाइम पे जम्मू कश्मीर का तापमान कितना हो जाता है? हमारा -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और जो वहीं पे हम देखें दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो कितना ज़्यादा तापमान का फ़र्क है। कहाँ यहाँ माइनस में तापमान जा रहा है, कितनी ठंड होगी, और कहाँ यहाँ 22 पे है, बिल्कुल नॉर्मल साइज समझिए आप। तो इस तरह से तापमान की वजह से मौसम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं जो हिमालय में वर्षा है। अब तो हमने यहाँ पे देख लिया कि तापमान किस तरह से इफेक्ट करेगा एक और दूसरे स्थान के मौसम को। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्षा की वजह से कितना ज़्यादा हमारा इफेक्ट होता है। जो हिमालय है, हिमालय में ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है। ठीक है, बर्फ़ के रूप में होगी तो वहाँ पे, और बाकी जो भारत है हिमालय के अलावा नीचे में हमारे पूरा भारत जो है हम कह सकते हैं वहाँ पे वर्षा के रूप में ही हमारा होता है। कहीं बर्फ़ वगैरह पड़ना हम बहुत कम सुनते हैं, हिमालय में ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और वर्षा में भी बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता कैसे? कहीं पे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं, बिल्कुल बाढ़ आने लायक, और कहाँ पे हमारी बहुत कम बारिश होती है कि बिल्कुल लोग कहते हैं बारिश हो ही नहीं रही, बारिश हो ही नहीं रही, क्या हाल चल रहा है। तो इस तरह से जो हम बारिश है वो बारिश भी एक समान नहीं होती, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब जो बारिश है कम ज़्यादा में एग्जाम्पल हम और कैसे ले सकते हैं? जो मेघालय है, मेघालय में कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर। कहाँ? यहाँ 400 सेंटीमीटर हो रही है, और कहाँ आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। तो मतलब कहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है बिल्कुल। कहाँ देखिए 400 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और कहाँ यहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो इतनी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। और देश में क्या होता है, जो बारिश का जो मौसम है वो कब होता है? ज़्यादातर हम कह सकते हैं जून से सितंबर होता है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा मौसम आगे पीछे हो रखा है कि अक्टूबर में भी बारिश हो जा रही है। लेकिन अगर मेनली हम देखें तो जून से सितंबर का जो है महीना हम मानते हैं वर्षा ऋतु का महीना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे तमिलनाडु है और हमारा नीचे का क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे क्या होती है? वर्षा नवंबर तक होती रहती है। क्यों होती रहती है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना वर्षा में भी कितनी ज़्यादा अलग अलग भिन्नता है, और कहाँ यहाँ तापमान में बिल्कुल भिन्नता थी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हर चीज़ एक समान नहीं है। ठीक है, पूरे भारत में अलग अलग है। जो सामान्य हमारा जो तट है, तट के क्षेत्र है हमारे नीचे के, तापमान में अंतर पाया जाता है। जो नीचे का क्षेत्र है यहाँ पे हमारे तटीय क्षेत्र, यहाँ पे भी तापमान में अंतर पाया जाता है, लेकिन जो तापमान में ना अंतर बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि भाई हर जगह तो एक मतलब तापमान में अंतर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे है हमारा समुद्र। ठीक है, समुद्र का क्षेत्र है ये सारा। तो समुद्र का जैसा हमारा यहाँ पे अगर गर्म है ना, तो यहाँ पे भी गर्म होता है क्योंकि हवाएं तो यहाँ से चल रही है ना। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी जो मतलब जो अंतर है ना, ये तट के क्षेत्र का बहुत ज़्यादा कम होगा। कुछ 5
डिग्री सेल्सियस वगैरह ऊपर नीचे आप देखेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम 5, अगर यहाँ पे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो यहाँ पे 10 चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होता, कि यहाँ की तरह नहीं है जैसे कि आपने देख लिया कहीं पे तो माइनस में जा रहा है और कहाँ पे बेचारा 22 पे है, तो इतना अंतर नहीं पाया जाता है। और बाकी जो हमारे ऊपरी भाग है, या फिर हम कह सकते हैं बाकी जो भारत है हमारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है मौसम में। ठीक है, और जो मौसम में अंतर है उसकी वजह से जो है हर चीज़ में दिखता है वो अंतर, जीवन में, भोजन में, वस्त्र में, सब चीज़ों में, क्योंकि हर जैसा वहाँ पे मौसम रहेगा उसी हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे, उसी हिसाब से हम वहाँ का खाना खाएंगे, उसी हिसाब से हमारी जीवन शैली चलेगी, घर का डिज़ाइन होगा। तो जो मौसम होता है वही पूरे हमारी जीवन शैली को चलाता है, एक तरह से वो पूरे इफेक्ट देखता है हर चीज़ पे। जो उत्तरी भारत में हमारी वर्षा है वो कहाँ से होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। जो अगर पूर्व से वो पश्चिम जा रही है, जैसे कि हमारी 4 दिशाएं, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, तो पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाएगी, जैसे कि ये हमारी 4 दिशाएं, तो यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पूर्व है और यहाँ पश्चिम है। तो जब भी यहाँ पे आपने देखा होगा असम वगैरह से जब भी इधर की तरफ बारिश आती है, तभी तो यहाँ पे राजस्थान वगैरह में कम बारिश होती है, क्योंकि जब भी पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश जाती है तो घटती हुई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया जलवायु को अब नियंत्रण करने वाले कारक देखेंगे, वो हमारे तत्व थे। ठीक है, तत्व देख लिया हमने, समझ लिया मौसम और जलवायु जो है अलग अलग चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। उसके बाद में अब हम देखेंगे क्या कारण है। ठीक है, फिर इन कारणों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे कि अक्षांश कारण है, एक देशांतर भी होते हैं हमारे कारण, समुद्री जो ऊंचाई वगैरह है, समुद्र से दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वायुदाब कैसा है, महासागरीय धाराएं, उच्चावच और पवन तंत्र, ये सब चीज़ जो है कारक हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे जलवायु को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। अब अक्षांश जो है, अक्षांश जैसे कि आप जानते हैं अक्षांश क्या होते हैं, हमारी लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको बता रखा है, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में यही बता रखा था अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो अक्षांश जो है लेटी हुई, यानी लैंगिट्यूड भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ये लेटी हुई जो रेखा है। अब ये क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सन है, सन से रेज आती है। ठीक है, रेज जो है आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे। ठीक है, यानी ये बीच वाले हिस्से पे, यानी इधर पे। ठीक है, उसके बाद ऊपर पे गई है, फिर इधर। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बीच वाला हिस्सा है ना बच्चे, मतलब यहाँ पे तो आप जानते हैं कि सूरज की किरणें यहाँ पे बीच में बिल्कुल सीधी पड़ती है। अब सूरज की किरणें जहाँ सीधी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है बच्चे, वहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप टॉर्च की लाइट अगर अपनी तरफ करेंगे तो आपके बिल्कुल, अगर जहाँ पे आपने सीधे कर रख रखी है टॉर्च की लाइट, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको ज़्यादा लाइट महसूस होगी, उसके आसपास थोड़ी दूर में कम कम लाइट महसूस होगी। तो आपको बीच में लाइट तो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उसके साथ हीट भी तो ज़्यादा मिल रही है। तो वही चीज़ होती है कि जो अक्षांश रेखा के बीच में जो होता है हमारा बीच की लाइन, यानी हमारी हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, उसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधी रेखा, जो सीधी है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है। सीधी किरणों की वजह से क्या होता है बच्चे, वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो ये क्षेत्र तो हमेशा बेचारे गर्म ही रह जाते हैं बीच वाले, और जो ऊपर के क्षेत्र है ध्रुव वाले, ठीक है, ये पोल वाले, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तिरछी पड़ती है लाइन। तिरछी पड़ने की वजह से क्या है, यहाँ पे कम कम रोशनी पहुँच रही है। रोशनी तो छोड़िए, आप तापमान जो है हमारा यहाँ पे गर्मी जो है कम कम मिलेगी। ठीक है, कम कम गर्मी मिलने से क्या है, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रह जाती है। तो आप इस फिगर से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बस लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, अक्षांश में पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जो पृथ्वी है गोल है, ठीक है, गोल होने के कारण, गोल होने के साथ साथ थोड़ी सी ऐसी तिरछी भी है, तो उसके कारण क्या होती है कि जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जो किरणें आती हैं, वो अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग पड़ती है हमारी। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, विषुवत जो रेखा है, यानी हमारे बीच वाली जो रेखा होती है, इधर का बीच वाला क्षेत्र है विषुवत रेखा है, उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
ठीक है। किरणें सीधी पड़ने से क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है, और तथा ध्रुवों पे जो होती है तिरछी पड़ती है और वहाँ पे तापमान कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे वाले देश है हमारे, जैसे कि अफ्रीका, वो देख लीजिए आप, अफ्रीका से विषुवत होके गुजरती है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे यूरोपीय देश है, वहाँ से विषुवत रेखा नहीं होके गुजरती है, वो इस साइड में पड़ जाते हैं, थोड़े से ऊपर ऊपर पोल्स की साइड में। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी कम है, ठंड ज़्यादा है। तो इसी कारण अक्षांश, अलग अलग अक्षांशों पे होने के कारण भी हमारा तापमान, हमारा मौसम अलग अलग होता है, जलवायु अलग अलग होती है। अब ऊंचाई के आधार पे भी अलग अलग होती है। हमने यहाँ पे जो तत्व पढ़े हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे हमने कौन से तत्व पढ़े थे, अक्षांश पढ़े थे, पढ़ा था ना कि अक्षांश के निर्भर करता है जलवायु कैसे करती है, हमने देख लिया। अब ऊंचाई देखेंगे, इस तरह से हम पूरी सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली है यहाँ पे। अब देखेंगे ऊंचाई का। ऊंचाई क्या है, देखिए जैसे कि ये समुद्र है, पहले आप फिगर में समझ लीजिए, फिर हम ऊपर की चीज़ जो है देख लेंगे पढ़ के। देखिए ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र में जो है कहीं ना कहीं ज़मीन तो होगी, ठीक है। वहाँ पे हो गया समुद्र तट से थोड़ा आप ऊपर आते हैं, मतलब मान लीजिए आप तट के इलाके में आ गए तो समुद्र से थोड़ा ऊपर आ गए तो यहाँ पे आपको जलवायु ठीक मिलेगी। फिर आप थोड़ा और ऊपर आते हैं, मतलब थोड़ा मान लीजिए उत्तरी इलाके में आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ी और ठंड मिलेगी, ठीक है। और वहीं आप पहाड़ों पे चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी। मतलब आप जितनी ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको ठंड उतनी ही बढ़ती जाती है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, कि हमने हमेशा सुना है, आपने हमेशा देखा होगा कि मुंबई वगैरह में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वो तट के साथ का इलाका है। लेकिन वही उत्तरी मैदान वाले इलाके में ठंड पड़ती है। जैसे कि हमारा कौन सा इलाका है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में ठंड के मौसम में आप देखते हैं कि बिल्कुल हम लोग सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल रजाई से बाहर ही नहीं आ पाते, ठंड लगती है। वहीं आप बिल्कुल उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ऐसे इलाके में चले जाइए, वहाँ तो ठंड के मौसम में पानी तक जम जाता है, ऐसा हाल होता है वहाँ पे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जितने आप ऊंचाई पे जाते हैं उस हिसाब से सर्दी जो है बढ़ती जाती है, तापमान जो है अधिक होता जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई भी एक तरह से निर्भर करती है कि कैसी जलवायु होगी, कैसा तापमान होगा, ठीक है बच्चे। पृथ्वी की सतह से ऊंचे बढ़ने के साथ जो होता है कम कम तापमान होता है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना जो है तापमान बढ़ता हुआ जाएगा। और जितनी जो सॉरी बच्चे उल्टा बोल दिया, जितना जो ऊपर जाओगे ना तापमान घटेगा, क्योंकि तापमान जब घटता है तो ठंड बढ़ेगी, ठीक है। और जो तापमान घटे, जब हमारा तापमान ज़्यादा होगा तो उस समय उल्टा हो जाता है। मतलब आप ये समझिए, अगर आप कहीं पे 10 लिखा है, ठीक है, तापमान कहीं का 10 है और कहीं का 15 है, ठीक है, तो गर्मी कहाँ होगी, तो गर्मी यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे तापमान बढ़ा हुआ है। और जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि तापमान थोड़ा उल्टा चलता है। तो जितना ही आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही तापमान जो है कम होता जाएगा। कम तापमान कम होने की वजह से क्या होगी, हमारी ठंड बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में तापमान कम होता है और सर्दी का अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तापमान की वजह से कैसे हमारा प्रभावित होता है। उसके साथ ऊंचाई का भी समझ में आ गया होगा, तापमान, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई और अक्षांश हमने अभी पीछे ही पढ़ा है। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय जो धारा है उसकी वजह से भी, अभी जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो तट का क्षेत्र होता है, यहाँ पे जैसे हमारी यहाँ पे जैसा पानी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अगर वहाँ पे गर्म पानी या गर्म हवाएं आ रही है ना, तो वो जाहिर सी बात है असर जो है यहाँ के तट के इलाकों में भी डालेंगी। तो जैसा समुद्र का तापमान होगा उसी हिसाब से तट का तापमान चेंज होता रहता है, ठीक है। तापमान देखेंगे वो समुद्र के तापमान पे भी एक तरह से निर्भर करता है, ये कह सकते हैं हम। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं, अगर आप अपने पास में ठंड के मौसम में क्या है गर्म पानी वगैरह रखते हैं, ठीक है, गर्म पानी आपने ला के रखा है या गर्म कुछ चाय वगैरह बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर बैठे रहेंगे तो आपको क्या है गर्मी का अनुभव होगा, ठीक है, क्योंकि आप गैस के पास में बैठे हैं, चाय बना रहे हैं, गर्म पानी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से गर्मी मिलती रहेगी। तो क्या है, पानी आपके पास नहीं आ रहा, पानी आपको टच नहीं कर रहा, लेकिन आप दूर से ही हैं पानी के पास, लेकिन वहाँ से जो हवा आ रही है वो आपके पास आ रही है, तो आपको गर्मी फील हो रही है, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पे क्या होते हैं, तट के इलाके हैं, तो यहाँ से जैसा अगर यहाँ पे ठंडी हवाएं होती है, ठंडा पानी होगा, तो यहाँ पे भी जो है ठंड का अनुभव होगा इन्हें, ठीक है, जो तट के इलाके होते हैं। और अगर वहाँ पे गर्म पानी है, गर्म हवाएं बह रही है, ठीक है, गर्मी है, मतलब अगर समुद्र में, तो यहाँ पे भी तट के जो क्षेत्र है उन्हें गर्म महसूस होगा। इस तरह से होता है। तो महासागरीय धाराएं आप समझ गए होंगे, मैंने जैसे समझाया आपको कि कैसे होती है सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप
इसे बुक की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये इस तरह से है कुछ कि समुद्र से तट की और बहने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की समुद्र को भी प्रभावित करती है। जो तट के क्षेत्र, जो समुद्र होता है, वहाँ से बहने वाली जो हवाएं होती है वो इसको प्रभावित करती है पूरी तरह से। इसको इजी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं हम, जिस समुद्र तट के पास जिस प्रकार की हवाएं व जलधाराएं होती है वहाँ का मौसम वैसा ही होता है। ठंडी या गर्म जैसी भी जलधारा होंगी उस प्रकार से वहाँ का तापमान ठंडा या गर्म होता है। अब देखते हैं हम उच्चावच। उच्चावच के आधार पे भी होता है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवशोषित कर देते हैं। देखिए जैसे कि जो हमारे बादल वगैरह आते हैं, ठीक है, वो हमारे जो है आगे नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके कारण जो बारिश होती है ये यहीं पे हो जाती है, इस तरह से बारिश होगी, ठीक है। तो ये किसके कारण हुई है, ये ऊंचाई के कारण हुई है। उच्चावच मतलब ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई के कारण कैसे प्रभावित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बारिश हो गई। अब बारिश से क्या है, यहाँ का तापमान तो जो है प्रभावित होगा ना इस क्षेत्र का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा तापमान होता है वो किस पे, हमारा उच्चावच यानी ऊंचाई पे भी निर्भर करता है। ऊंचाई पे कैसे कि कोई ठंडी हवा, गर्म हवा या बादल वगैरह जो भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से तो आगे जा नहीं पा रहा भाई, यहाँ पे तो टकरा जा रहा है, ठीक है, बार बार। तो उससे क्या होता है, यहीं पे जो अगर ठंडी हवा है, गर्म हवा है, जो भी होगी तो ये क्या प्रभाव डालेंगी, वो यहीं पे सारा प्रभाव डालेंगी इसी क्षेत्र पे, ठीक है। जैसे कि बारिश अगर बारिश आना चाहती है तो ये वो क्या है, यहीं से आगे बादल जाने नहीं देंगे और यहीं पे बारिश की जो है बूंदें यहीं बरस जाएंगी जितना भी पानी होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ के तापमान पे असर पड़ता है। अब इसको बुक की लैंग्वेज में देखना चाहे तो आप देखिए, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवशोषित कर लेते हैं, बिल्कुल इनको ये रोक लेते हैं, अवरोधित कर देते हैं, ठीक है। यदि ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो यह क्षेत्र के वर्षा के कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई होती है कि ये आगे जो पर्वत ये खड़े हैं इतने ज़्यादा ऊंचे, यहाँ से बादलों को नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसके कारण क्या, बादल यहीं पे टकरा के यहीं पे बरस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान पे भी असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाएगी, जो हमारी गर्मी का मौसम होगा धीरे धीरे ठंडी में परिवर्तन हो जाएगा, इस तरह से यहाँ के भी तापमान पे असर पड़ता है, बारिश के कारण बन जाते हैं। तो उच्चावच भी एक कारण है हमारी जलवायु का। अब देखिए एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी हवाएं होती हैं, मतलब यहीं पे आप उच्चावच के साथ वायु का भी समझ लीजिए एक तरह से, कि जो वायु होती है ना हमेशा हाई टू लो प्रेशर जाती है, ठीक है, हाई से लो की तरफ वायु जाती है। कैसे कि मान लीजिए आप इधर पहले आगे ही देखते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने अभी देखा कि सूरज है, सूरज जो है अपनी किरणें बीच में यहाँ पे सीधी रेखा पे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो सीधी रेखा पे आती है तो इससे क्या होता है, बीच में यहाँ पे गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। गर्मी आने से क्या हो गया, यहाँ की जो वायु होगी ये ऊपर उठती है, ठीक है, इस तरह से वायु ऊपर उठती जाती है। अब वायु इधर उठती गई तो वायु हमेशा क्या होती है, गर्म वायु ठंडी वायु को पुश करती है, हाई टू लो पे जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। गर्म वायु जो होती है वो नीचे आना चाहती है अपना, और ठंडी वायु को ऊपर पुश करती है। जैसे कि आप इधर भी समझ सकते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। अगर आपका समुद्र का तापमान है, समुद्र में क्या होता है, नीचे में गर्म हवा होती है हमारी, ठीक है, नीचे जिया है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, टेम्परेचर। फिर उसके बाद यहाँ पे गर्मी है क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे गर्म हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, गर्म हवा हमेशा ऊपर उठना चाहती है क्योंकि वो ऊपर उठ के कहाँ जाएगी, भाप बन के बादल बनेगी, ठीक है। और उसकी जगह क्या है, नीचे की जो है जगह खाली हो जाती है। नीचे की जगह खाली होने से क्या होता है, जो ऊपर की ठंडी हवा होती है हाई टेम्परेचर, वो ऊपर आना चाहता है। जैसे ये हाई टेम्परेचर जो है ऊपर से नीचे आना चाहता है, ठंड होने से गर्मी की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो होता है लो टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ऊपर से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये गर्म हो गया और गर्म होने के बाद ये ऊपर चले जाता है। मतलब जो गर्म हवा है, जो हमारा लो टेम्परेचर है, वो ऊपर उठेगा और हाई टेम्परेचर नीचे आएगा। हमेशा हाई टू लो जाएगी चीज़ें, हाई से लो की तरफ जाती है, हाई टू लो जाता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है चीज़ें। अब आगे देखते हैं।
अब हम भारत के संदर्भ में देखेंगे भारत की जो जलवायु है वो किस किस चीज़ पे निर्भर करती है। तो जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी वही चीज़ें हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि अक्षांश जो रेखाएं हैं उस पर निर्भर करती है। अक्षांश रेखाएं कैसे, जो हमारा भारत है वहाँ पे आप जानते हैं बीच में से कर्क रेखा जाती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहाँ जाहिर सी बात है गर्मी पड़ेगी, ठीक है, वो गर्मी वहाँ पे ज़्यादा आती है। तो कर्क रेखा जो है देश के मध्य से गुजरती है, ये पश्चिम के कच्छ से होके, ठीक है, यहाँ हमारा गुजरात में कच्छ है, कच्छ से होके रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक जाती है। ये रण भी जो है एक जगह का नाम है, ठीक है, और मिजोरम तक जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीच से होके गुजरती है, मैंने आपको बता दिया गुजरात से जाती है। और इससे क्या होता है, लगभग जो हमारा आधा हिस्सा है ना वो पूरा, मतलब भारत आधा जो हिस्सा है हमारा भारत का दक्षिण भाग और उत्तर भाग को विभाजित कर देती है कर्क रेखा। इससे क्या होता है, हमारा दो क्षेत्र बढ़ जाते हैं। एक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं उत्तर वाला क्षेत्र है। आप देखते होंगे कि भारत के उत्तर में ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं, ये उष्णकटिबंधीय। और नीचे में कौन सा क्षेत्र बन जाता है, उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण नहीं बनेगा क्योंकि वो ठंड वाला हो जाता है। एक तो हो जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब दो वर्ड है यहाँ पे बच्चे, उष्ण कटिबंधीय यानी हमेशा जहाँ पे गर्म रहते हैं, जो गर्म रहने वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो उसको कहेंगे हम उष्ण कटिबंधीय। जैसे कि हमारा उत्तर भारत का है ज़्यादातर क्षेत्र, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ ठंड के मौसम में 3-4 महीने ठंडी रहती है, बाकी टाइम पे आप देखेंगे जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी। और जो हमारा दूसरा वर्ड आता है वो होता है उपोषण कटिबंधीय। उपोषण कटिबंधीय का मतलब होता है वो वाले क्षेत्र जहाँ पे 3-4 महीने ही सिर्फ ज़्यादा गर्मी रहती है, बाकी टाइम पे वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये ऐसा हमारा भाग कौन सा है, हमारा दक्षिण भारत है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो इस तरह से हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच में से होती हुई गुजरती है, ठीक है, बीच में से होकर गुजरती है। इसमें से क्या होता है, ये कर्क रेखा दो भाग में विभाजित कर रही है भारत को। ऊपर का हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, नीचे का हो गया उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, यहाँ पे जो है 3-4 महीने गर्मी रहती है। तो इसकी वजह से भी क्या है, क्या हो रहा है, हमारे तापमान की वजह से, हमारे अक्षांश की वजह से हमारे जो जलवायु होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों टाइप की जलवायु है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली भी है और कुछ ऐसी जलवायु भी है जो 3-4 महीने गर्म रहती है। तो हमारे पास में दोनों टाइप के क्षेत्र हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। वो किसकी वजह से, ये अक्षांश की वजह से, कि अलग अलग अक्षांश पे स्थित है, क्योंकि बीच में से कर्क रेखा होकर गुजर रही है तो ज़्यादा गर्मी दे रही है उस क्षेत्र को। इसकी वजह से हमारे पास उस क्षेत्र में जो है विभिन्नता भी है, बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु वगैरह जो है कर्क रेखाओं के आसपास, हम आगे पढ़ेंगे, वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम देखेंगे ऊंचाई के से कैसे हमारा जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। जैसे कि हमने पीछे भी अभी देखा है कि जलवायु से कैसे होती है भारत के संदर्भ में। तो भारत के जो उत्तर में हिमालय पर्वत वगैरह है, इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है हमारी हिमालय पर्वत की, देखा जाए तो 6000 मीटर तो है ही है, ठीक है। जो भारत का तटीय वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भी क्या है, ऊंचाई लगभग कितनी है, 30 मीटर तो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, हिमालय से जो ठंडी हवाएं आती है ना, वो क्या होती है, जो हमारे इसमें देखिए आप, हमारा मैप है जैसे, तो इसमें क्या होता है, जो ठंडी हवाएं हमारी यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे रशिया है, चाइना है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आती है, लेकिन ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे इधर का सारा पार्ट है वो तो क्या है, बड़े बड़े हिमालय से कवर है, बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा है ये हिमालय, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो ठंडी हवा है, अगर वो शीत ऋतु हमारे वहाँ पे आ जाती तो हमारा जो मौसम है ना, बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तन हो जाता। वो हमारा जो, हमने अभी क्या पढ़ा था कि एशिया का दक्षिण यानी हमारा भारत और इधर का हमारा नेपाल भूटान, ये क्या है, मौसमी मानसून की जलवायु ज़्यादा है। मानसून की जलवायु क्यों है, इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे हिमालय के पर्वत आ जाते हैं। हिमालय के पर्वत जो होते हैं वो जो शीत ऋतु होती है, जो शीत वायु वगैरह होती है, उसको हमारे भारत में, नेपाल वगैरह में, भूटान में प्रवेश नहीं करने देते, तो वहीं की वहीं रह जाती है ठंड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे अलग ही जलवायु का माहौल बन गया, वरना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती। तो उसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या होता है, मध्य एशिया से जो आने वाली ठंडी पवनें होती है ना, वो भारत के प्रायद्वीपीय प्रवेश में नहीं कर पाती। जो
प्रायद्वीपीय हमारा प्रदेश है वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है, वहीं पे रुक जाती है, उन्हें रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बाकी जो मध्य एशिया है ना, उनके हिसाब से हमारे वहाँ पे ठंड बहुत ही कम पड़ती है। अगर आप यही ठंड चाइना में, रशिया में, बाकी जगह के कंपेयर करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो एक तरह से जो हमारा हिमालय पर्वत है हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे बिल्कुल खड़ा है। अब देखते हैं हम जलवायु जो है हमारी उससे, और पवन वगैरह है कि कैसे उससे भारत की जो है जलवायु प्रभावित हो रही है। वायु जो होती है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ के आया है कि पीछे स्लाइड्स में, कि वायु जो होती है हमेशा वो जो होती है हाई टू लो चलती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, वर्षा जो होती है भारत में होती है। भारत में वर्षा देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आएगा अच्छी तरह। जो जेठ धाराएं होती है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे कुछ हमें समझना है। सबसे पहले जेठ धाराएं क्या होती है। जेठ धारा का मतलब होता है तेज चलने वाली पवन जो होती है, 110 की स्पीड से जो चलती है, बहुत तेज, तो उनको हम कहते हैं जेठ धारा वाली वायु, तेज वाली, ठीक है। एक होता है हमारा कोरियस बल, ठीक है। ये जो बल होता है इसमें क्या होता है, हमारी जो है पृथ्वी घूमती रहती है, तो आप जानते हैं। तो पृथ्वी के घूमने से, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के घूमने से एक तो कोरियास बल आता है, उससे क्या होता है, जो हवा होती है ना वो उल्टी साइड जाती है। जो हमारी हवाएं हैं यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है। इसके घूमने से क्या होता है, जो हमारे यहाँ से वायु आई, क्या होता है, यहाँ पे 2 भाग में बट गए, ठीक है। ये हो गया उत्तर का, ये हो गया दक्षिण का। यहाँ से हमारी वायु आई, वायु क्या होती है, उत्तर में जो वायु जाती है हमारी और दक्षिण में जाती है, क्योंकि पृथ्वी तो भाई अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उससे क्या होता है, वायु भी उसके साथ जाएगी। तो जो दक्षिण की वायु होती है वो लेफ्ट साइड में जाती है, ठीक है, ज़्यादा ऐसे लेफ्ट की साइड में घूमती है। और जो उत्तर की वायु होती है वो राइट के साइड में घूमती है, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड में घूमेगी, ये राइट की साइड में आगे की तरफ घूमेगी, ये लेफ्ट की साइड में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और उससे क्या होता है, वायु भी जो है उसके साथ साथ घूमेगी। वायु जो है जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पे लेफ्ट साइड में घूमती है, और हमारा जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पे वायु राइट साइड में घूमती है। इसी को कहते हैं कोरियास बल। कोरियास बल क्या होता है, पृथ्वी के घूमने से जो बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और उस बल से क्या है, हवा अपनी दिशा चेंज कर रही है, उसी बल को कहेंगे हम कोरियास बल। इस बल में जो है पृथ्वी घूमती रहती है, पृथ्वी के घूमने से जो बल उत्पन्न होता है उससे हवा दिशा चेंज कर लेती है। जो हमारी नीचे के साइड में जो दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में हवा कहाँ जाती है, बाई ओर, यानी लेफ्ट साइड में जाएगी, इधर की साइड में मुड़ेगी, ठीक है। और जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है यानी उत्तर का, उत्तरी गोलार्ध, उसमें जो है हवा राइट की साइड जाएगी, ठीक है। हवा चेंज हो जाती है, एक साइड में नहीं बहती, ऊपर की वाली राइट में बह रही है, नीचे की लेफ्ट में बह रही है। इसी को होता है कोरियास बल। तो हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब जेठ धाराएं जो होती है ये सौरमंडल की सबसे तेज चलने वाली होती है धाराएं, 110 की स्पीड से चलती हैं। और इसी से क्या होता है, भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पे शीत ऋतु और वर्षा वगैरह आती है। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब देखनी हमें ऋतु है कि हमारे वहाँ पे वर्षा जो ऋतु है ये सारी चीज़ें आती है, कब जा रही है, कब नहीं जा रही, कौन कौन सा समय पे कौन सी ऋतुएं चल रही है। तो शीत ऋतु होती है हमारी, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, मानसून का वापस जाने का टाइम। इस तरह से हम पढ़ेंगे 4 ऋतुओं को। जो शीत ऋतु होती है वो देखेंगे। शीत ऋतु जो है, उत्तरी भारत की शीत ऋतु जो है नवंबर में आ जाती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं अब नवंबर का मौसम आने वाला है, तो नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रह जाती है। और भारत में उत्तरी भाग में जो होती है, यानी ऊपर का भाग, ये पहले उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तरी भाग में जो है दिसंबर और जो जनवरी का महीना होता है, हम जानते हैं कि सबसे ठंडे मौसम होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इस समय में जो दक्षिण भारत है उसमें तापमान अलग है और उत्तर भारत में अलग चलता रहता है। जो दक्षिण है उससे उत्तर में जो तापमान है घटते हुए जाता है। जैसे कि हमने अभी तक सब में देख लिया है कि उत्तर दक्षिण में तापमान अलग है, दक्षिण में कम तापमान होता है, मतलब जो तापमान ज़्यादा है वहाँ पे गर्मी जो है कम, ठंड कम पड़ती है और गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तापमान ज़्यादा है, ठीक है। और ऊपर उत्तर का तापमान उससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो इससे क्या होता है, उत्तर से दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता हुआ जाता है और ठंड बढ़ती हुई जाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक दिया गया है कि सेम टाइम पे तापमान, एक तरह से चेन्नई में जो है औसत तापमान कितना रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
24 से 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें उत्तरी मैदान का तापमान, उत्तरी मैदान में अगर जब भी आए तो आपको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से क्षेत्र है। यही हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको हम कहते हैं उत्तरी मैदान का। ठीक है, उत्तरी मैदान में कितना हो जाता है 10 से 15 डिग्री। तो कितनी ज़्यादा फ़र्क है, वहाँ कितना पड़ रहा है 24-25, बिल्कुल गर्मी, और यहाँ पे बिल्कुल ठंड 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ऐसा हो जाता है। और दिन और रात का तापमान में भी अंतर होता है शीत ऋतु में। हम बिल्कुल जानते हैं कि गर्मी में तो तब भी अगर धूप आ गई, सर्दी में अगर तब भी धूप आ गई तो सही रहेगा, लेकिन वही अगर रात में देखें तो 4-4 रज़ाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। तो उससे कितना ज़्यादा तापमान है। और ठंड में क्या होता है, हिमालय पे ढाल जो होते हैं वहाँ पे हिमपात वगैरह भी हो जाता है। हिमपात मतलब जो हिमालय में हिम के रूप में वर्षा होना, उसी को कहते हैं हम हिमपात होना। इस ऋतु में और क्या होता है कि इस ऋतु में देश के जो अधिकतर भाग होते हैं शुष्क मौसम के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, और शुष्क मौसम वही ठंडा मौसम कह सकते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम हो जाता है और आसमान जो है साफ और आर्द्रता कम रहती है, यानी आपको चिपचिपा महसूस वगैरह इस तरह की चीज़ें, ह्यूमिडिटी कम महसूस होती है, आर्द्रता कम होगी ठंड के मौसम में। और शीतकाल में क्या हो जाता है, वर्षा बहुत कम होती है। और ये क्या होता है, रबी जो फसल होती है हमारी उसके लिए उपयोगी होता है। उसमें जो हल्की हल्की जो वर्षा, वैसे तो कम होगी वर्षा, लेकिन जो भी वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। और प्रायद्वीपीय जो भाग होती है उसमें शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भाग हमारा वही दक्षिण वाला जो भाग होता है, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी तो आपको अच्छी तरह पता होगा ये चीज़ें। प्रायद्वीपीय जो भाग है वहाँ पे शीत ऋतु पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती वहाँ पे, क्योंकि समुद्र की पवनों का प्रभाव आ जाता है। हमने वही पढ़ा था ना कि समुद्र के किनारे हैं, तट के वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसलिए शीत ऋतु अपना असर कम दिखाती है। वहाँ पे समुद्र की पवनें अपना असर ज़्यादा दिखाती है, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं हम गर्मी के मौसम में। जो गर्मी का मौसम है कब से चलता है, मार्च से लेके मई तक चलता है, और ये भारत में शीत ऋतु कहलाता है। ये जो तापमान इस समय में क्या होता है, मार्च के दक्कन के पठार जो होता है वहाँ पे उच्च तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। जैसे वहाँ पे कंपैरिजन बताया था ना कि कितना फ़र्क है उत्तर और दक्षिण के तापमान में भी ठंड के टाइम में। कहाँ एक बार चेन्नई में 24 और 25 चल रहा है, वहीं उत्तर भारत में उत्तरी जो मैदान है वहाँ पे कितना चल रहा था, 10 से 15। कितना ज़्यादा फ़र्क था। उसी तरह यहाँ पे गर्मी के मौसम में भी फ़र्क दिखाया गया है कि गर्मी भी एक जैसी गर्मी नहीं पड़ती हर जगह अलग अलग है। कहाँ दक्कन के पठार पे कितनी है, 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और वहाँ कहीं जो मार्च के महीने में कितना चल रहा है, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ रखा है। और प्रायद्वीपीय भारत में जो है समुद्री तट के प्रभाव से जो है तापमान वहाँ पे कम होता है। मतलब समुद्री तट के प्रभाव से जो है पूरी तरह से वहाँ का एडजस्ट होता रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इस तरह का तापमान बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है। इसलिए देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है उसमें तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वायुदाब में कमी आ जाती है और लू चलती है। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं लू बहुत ज़्यादा चलती है। इससे क्या होता है, लू को क्या कहते हैं, मतलब जो लू है उसमें क्या होता है, धूल भरी होती है, बिल्कुल गर्मी लगती है, गर्म हवाएं। इसका सही चीज़ है कि गर्म हवाएं लू का अर्थ कह सकते हैं, जो दिन के मौसम में चलती है, गर्मी के मौसम में। और इससे सीधा प्रभाव पड़ता है, जो आपको भी कहते होंगे आपकी मम्मी की लू चल रही है बाहर मत जाओ, इस तरह से सीधा प्रभाव पड़ता है, घातक प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा। ठीक है, ये कहाँ पे चलती है, हमारे उत्तर भारत में और पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, यानी हमारे राजस्थान, गुजरात, ये वाले क्षेत्र में चलती है। ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, ठीक है, उस समय कर्नाटक और केरल के जो राज्य है वहाँ पे मतलब वहाँ पे मानसूनी वर्षा होने लग जाती है, पूर्व मानसून वर्षा होती है वहाँ पे, और इसे हम जो है आम वर्षा भी कहते हैं। इसके कारण जो है आम जल्दी पक जाते हैं, तो आम वर्षा भी कह देते हैं इसे, एक दूसरा नाम इसका। अब आ जाते हैं हम वर्षा ऋतु या मानसून का जब आगमन होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मानसून कब जाता है। ठीक है, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी जो भाग है, उत्तरी मैदान का भाग, उत्तरी भाग भारत का, वहाँ पे क्या होता है, मानसून आने लग जाता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों इसे आकर्षित करती हैं। यह पवनी क्या होती है, अपने साथ जो महासागर है वहाँ से होके आती है। जैसे आपको यहीं पे मैप बनाते हैं एक छोटा सा, ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे महासागर है हमारे, ठीक है, तो यहाँ से पवने आती है ऊपर की साइड,
तो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये महासागरों से होकर गुजर रही है, ये तो अपने साथ क्या होती है, नमी वगैरह लाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन का जो सिस्टम है हमारे, वो कहाँ से चलता है, हमारे यहीं से चलता है, क्योंकि महासागर पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे अरब सागर जो है हमारा पूरा खुला हुआ है। यहाँ से जो है बादल बनते हैं, बादल बन के कहाँ आते हैं, हमारे भारत की तरफ आते रहते हैं, ठीक है। बादल जो हमारे भारत की तरफ यहाँ से बादल आए, और बादल अपने साथ क्या है, नमी लाएंगे, तेज़ पवन होती है, और तेज़ पवन वगैरह की वजह से क्या होता है, यहाँ पे उत्तरी भाग में जून के टाइम पे बारिश हो जाती है, ठीक है बच्चे। इससे क्या होता है, पूरे उत्तरी भाग में बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और उत्तरी पूर्व के जो भाग है, यहाँ पे तेज़ी से हम बारिश कब देख सकते हैं, जून के मौसम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो हम कह सकते हैं कि मासीन राम जो है विश्व की सबसे अधिक औसत बारिश वाला क्षेत्र है। मासीन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये दक्षिण की श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ होती है, मासीन राम में। और गुजरात और जो राजस्थान के जो कुछ भाग, वहाँ पे कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसे मानसून के विराम के नाम से जाना जाता है। मानसून का विराम क्या होता है, मानसून का विराम होता है कि जैसे कि आप देखेंगे, मानसून आया आया आया, उसके टाइम कुछ टाइम के लिए ना मानसून रुक जाता है, तो हम उसे कहते हैं मानसून का विराम, कि कुछ टाइम के लिए रुक गई है, उसकी आर्द्रता जो है और शुष्क जो है दोनों में अंतराल आ गया है, वो कुछ टाइम के लिए रुक गई, तो जो है वर्षा का विराम हो गया है वहाँ पे। मानसूनी वर्षा एक समय में बहुत ही दिनों तक रहती है। जो मानसून की वर्षा होती है, हम जानते हैं कि जब आती है तो काफ़ी टाइम, 3-4 दिन इस तरह हमने अभी देखा था, वरना चलता ही रह जाता है टाइम, तो इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। मतलब जब मानसून बिल्कुल तेज़ अपने स्टेज में होता है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा बारिश करता है और बहुत अच्छी बारिश होती है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा ही बारिश हो जाए तो वहाँ पे बाढ़ जैसे हालत भी आ जाते हैं। जब ये बारिश, जो हमारे बादल होते हैं, ये अगर हिमालय की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने भी पढ़ा था ना कि हमारे यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत भी, हिमालय पर्वत में जब बादल हमारे ऊपर की साइड चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण से बादल आए, यहाँ पे बारिश कर दी, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे क्या है, हिमालय के पास में जब बादल चले गए, तो यहाँ पे हिमालय के पास में चले गए, तो उससे क्या हो जाता है, उत्तरी मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है, क्योंकि बादल तो ऊपर चले गए भाई, हिमालय में फंस के रह गए, तो वहाँ पे क्या होती है, सारी बारिश वो पहले ही कर देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे उत्तरी मैदान में कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है, शुष्क मौसम पड़ जाता है। अब हम देखेंगे मानसून की वापसी कब होती है। जब आता है, हमने देख लिया जून के मौसम में आ रहा है, लेकिन जा कब जाए, अक्टूबर और नवंबर के मौसम के टाइम पे वो चले जाता है, महीने में चले जाता है। मौसम निकल रहा है बच्चे मुंह से, मौसम इतने टाइम से बोल के, तो अक्टूबर और नवंबर के जो दौरान होता है वो चले जाता है हमारा मानसून, धीरे धीरे, अब अचानक से फ्लाइट पकड़ के जाता है, धीरे धीरे से जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे किस तरह से जा रहा है। जो सूर्य की किरणें होती है अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे, वो मौसम जो हमारे जो बादल वगैरह होते हैं बारिश के, उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बुलाती रहती है, ठीक है। ये जैसे अक्टूबर और नवंबर का टाइम आ गया, इससे क्या होता है, दक्षिण की तरफ जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ की किरणें, ठीक है, वो मानसून को नीचे की साइड में बुलाती रहती है, क्योंकि किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर का काम हो रहा है, तो इसकी वजह से नीचे इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आने के कारण वापस ही अपने आप को चार्ज करने के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ हटता जाता है। मानसून की जो पवनें हैं उत्तरी मैदान से नीचे दक्षिण की तरफ आती जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा मानसून जाने लग जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में सारी प्रक्रिया होती है, गर्म वर्षा ऋतु से शीत वर्षा ऋतु में बदलने लग जाते हैं, ठीक है। अब शीत वर्षा ऋतु में, क्योंकि बारिश कब होती है, बारिश एकदम ठंड में नहीं होगी कभी भी, आप देखेंगे, इसीलिए यूरोप के देश में बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे इवोपोरेशन का जो प्रोसेस है, जो पानी से भाप बनने का प्रोसेस है, जब भाप बनेगा तभी तो बारिश होगी, वो प्रोसेस पूरी तरह हो ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आ रही हैं, ठीक है, इसलिए तो वहाँ पे बारिश भी नहीं होती। तो यही चीज़ यहाँ पे बस समझने वाली है कि जब वहाँ हमारी पूरी तरह बारिश कर दी बादल ने, अब बादल जो है अपना चार्ज होने के लिए जाएगा, तो सही भाई, चार्ज होना है उसे भी, और सूर्य की किरणें जो है उसे नीचे बुला रही है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण भी वो नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी हवा आने लग गई, ठंड का टाइम आने लग गया है भाई, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, इसलिए जो बादल होते हैं धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे गर्म हवाओं में इधर अपने वापस में
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी इस साइड में आने लग जाते हैं। तो जाते बादल इस तरह से हैं ऊपर की साइड, ठीक है, और आते इसी के बैक में इस तरह से, ठीक है। और जाएंगे कब, जून के महीने में जाते हैं, और आते कब है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। और मानसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है हमारा बिल्कुल, दिन का तापमान बढ़ने लग जाता है, रातें लंबी होने लग जाती है। ये सारे देखिए देखिए जैसे मानसून जा रहा है वैसे ये सारे लक्षण किसके बता दिए कि रातें ठंडी हो जाती है, सुहावनी हो जाती है। ये सारे लक्षण बताने लग गए हैं ठंड आने के। अक्टूबर के अंतिम में उत्तर भारत का जो तापमान होता है तेजी से गिरने लग जाता है, तापमान गिरेगा तो ठंड होने लग जाती है। और नवंबर के प्रारंभ में क्या होता है, उत्तरी पश्चिम भारत में जो है जो है निम्न दाब और उच्च दाब के कारण क्या होता है, अवस्था होती है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। जो निम्न दाब की जो अवस्था है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, और उससे क्या होता है, चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। और इससे अंडमान और निकोबार जो हमारे, जिसको मतलब हम द्वीप बोलते हैं, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है उनको कहीं कर मतलब थोड़ा बहुत सागर के पास में, तो इसलिए सागर यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। तो अंडमान और निकोबार जो सागर है वहाँ पे जाकर ये चक्रवात वगैरह आते हैं, जिसके कारण वहाँ पे भारी वर्षा वगैरह होती है। क्योंकि ये अगर जाएगा तापमान मतलब हमारे हमने जैसे भी यहाँ पे समझा था कि ये वर्षा ऋतु वापस जाती है, वर्षा ऋतु वापस जाएगी तो कहीं से तो वापस जाएगी। तो इसलिए वर्षा ऋतु जो है आती अरब सागर की साइड से, अरब सागर की साइड से आ गई जून जुलाई में, लेकिन वापस जो जाएगी वो अक्टूबर और नवंबर में बंगाल की खाड़ी में जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में जब जाएगी तो वहाँ पे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वैसी वो द्वीप समूह है, तो उसके वजह से वहाँ पे चक्रवात वगैरह भी हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वहाँ पे कृष्णा नदी वगैरह जो है डेल्टा वगैरह भी बनाती हैं। डेल्टा वगैरह बनाने से क्या है, वहाँ पे सघन इलाका है, हमारी ज़्यादा आबादी रहती है, चक्रवात वगैरह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है जान माल का। और कभी कभी ये जो चक्रवात है कहाँ पे आ जाता है, हमारे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है यहाँ के तट के क्षेत्रों में भी आने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट वगैरह देख के बताते हैं कि यहाँ पे चक्रवात आने वाला है, यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया, कैसे बताते हैं। तो वही सारी ये दिशाएं वगैरह, हवाओं की दिशाओं की वजह से, ये निम्न दाब उच्च दाब, इन सब से वो बता पाते हैं कि चक्रवात कहाँ पे किस स्टेज तक पहुँच गया है, वही इस दिन तक यहाँ पे पहुँच सकता है, इतना इलाके को खाली करवा दिया जाए, इस तरह से वो बताते हैं, ठीक है। आई होप बच्चे आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे से धीरे धीरे से वीडियो को करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। वर्षा का जो है वितरण, अब वर्षा का जो है वितरण जो है हमारे देश में अलग अलग है। बिल्कुल हमने अभी देखा है कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बारिश कम हो रही है, ठीक है, एक समान तो है ही नहीं। तट के इलाके जो है अलग है बिल्कुल, और जहाँ हमारा उत्तरी भारत है वो बिल्कुल अलग है। कहीं पे बिल्कुल ठंड पड़ रही है इतनी ज़्यादा, और कहीं पे बिल्कुल कम। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वितरण अलग अलग है, एक समान कहीं पे भी नहीं है। वर्षा कहीं पे 400 सेंटीमीटर है तो कहीं पे 400 से बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो रही है। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में तो वर्षा बिल्कुल है ही नहीं, और कहीं पे इतनी ज़्यादा है कि बारिश हो जाती है, और बारिश के साथ साथ बाढ़ भी आ जाती है, और बाढ़ के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है, और कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग है। और मानसून जो हिमालय होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा ठंडी पवनों से हमारी रक्षा कर रहा है, ठीक है। ये मानसूनी एकता का एक तरह से परिचय दे रहा है भाई, कैसे, क्योंकि हमारा मानसून जो है हमारी कैसे जलवायु हमारी रक्षा कर रही है, कैसे हमारी पवनें वगैरह हमारी रक्षा कर रही है। यहाँ पे जो है हमारा हिमालय है, हिमालय क्या है, वहाँ से आने वाली ठंडी पवनों से हमारी रक्षा करता है, जिससे हमारा उपमहाद्वीप जो है बचा हुआ है। नहीं तो इतनी ज़्यादा ठंडी पवनें आती कि बिल्कुल हमारा उपमहाद्वीप जमने लग जाता, बिल्कुल ठंड होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, हिमालय यहीं पे इसे रोक देता है, ठीक है। इसी कारण जो होता है हमारे प्रायद्वीपीय के जो है नीचे का साइड हमारा देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, इधर भी हमारे समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। तो इस समुद्र से हमें क्या है फ़ायदा, एक तरह से, ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ का जो है टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहता है। पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जो पवनों की दिशा है वो अलग अलग टाइम पे होती रहती है, जिससे क्या होता है हमारे वहाँ पे वर्षा भी हो जा रही है, गर्मी भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, हर चीज़ें होती रही है, ठीक है। जो हमारा ऋतु चक्र है बिल्कुल एक लय में चलता रहता है, इसी कारण हमारी पवनों की दिशा के कारण। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल मानसून
ये जो है वो भी एक एकता के साथ चल रहा है। अगर मानसून बिल्कुल बोल दे ठंड भी अभी आ रही है भाई, गर्मी भी अभी आ रही है, एक ही साथ आऊँगी, तो इस तरह थोड़ी होगा। जो मानसून भी आप देख रहे हैं एक साथ बिल्कुल मिलके काम कर रहा है कि उधर से बिल्कुल आप पवन को रोको, इस टाइम पे ठंड आएगी, इस टाइम पे गर्मी आएगी, इस तरह से यहाँ का जो है क्षेत्र हम सही से रह सकता है। तो पूरी तरह मानसून भी एकता का परिचय दे रहा है। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से परिचय दे रहा है कि ठंडी हवाओं को वहाँ से रोक रहे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से जो है हमारे दोनों महासागर है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार की वजह से वहाँ पे रोके रखता है, ना ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। पवन जो है एक साथ चलती रहती है, जिसके कारण ऋतु जो है एक लय में चलती रहती है, बिल्कुल एक टाइम पीरियड में आती है। हमें पता रहता है कि किस समय कौन सी पवन आ रही है, किस समय क्या कौन सा मौसम आ रहा है। और इसी के कारण जो है भारत में हर प्रकार की वनस्पति, कृषि चक्र और मानव का जीवन जो है व्यापन, त्योहार, उत्सव वगैरह सारी चीज़ें चलती रहती है। किसके कारण? ये मानसूनी चक्र के कारण होता है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि जैसा मानसून होगा हम उसी तरह की वहाँ की वनस्पति आएगी, उसी तरह से हम रहेंगे और उसी तरह की हमारी जीवन शैली हो जाएगी, कृषि हो जाएगी। पूरे भारत का जो है मानसून का इंतज़ार रहता है कि मानसून को बिल्कुल एक उत्सव की तरह मनाया जाता है भारत में, क्योंकि मानसून आता है तो अपने साथ जल लाता है, जिससे हमारी कृषि होती है, कृषि से हमें फ़ायदा होता है। कृषि तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल पहला प्राथमिक कार्य है हमारा। तो इसलिए हमारे जो मानसून आता है उससे किसान वगैरह जो होते हैं खुश होते हैं, मानसून का इंतज़ार होता है। इससे क्या होता है, घाटियों में, नदियों में जल की जो है धाराएं बढ़ जाती है, जल जो होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर वगैरह वो भी बिल्कुल फिल हो जाता है। तो इस तरह मानसून हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आई होप बच्चे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकलव्य स्टडी पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।